नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अकाउंट्स की बात में। आज जो हम चैप्टर करने चाह रहे हैं उसका नाम है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज़। तो आइए देखते हैं अब ये होता क्या है। When two or more companies doing similar business go into a liquidation and a new company is formed to take over the business, it is known as amalgamation। यानी कि जब दो या उससे ज़्यादा कंपनी सिमिलर बिजनेस कर रही हैं और वो लिक्विडेट हो जाएं या यानी कि वो ऐसी स्थिति में आ जाएं वो ख़त्म होने वाली हैं, यानी उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कई सालों से लॉस पे लॉस हुए जा रहा है, तो वो क्या करती हैं, अमलगमेट हो जाती हैं। जैसे वोडाफोन और आइडिया, ये दोनों अभी अभी अमलगमेट हुई हैं क्योंकि इनके लॉसेस कई सालों से चल रहे हैं, ये ढंग से काम नहीं कर पा रही थी, तो इन्होंने अपना खर्चा बचाने के लिए अमलगमेट हो गई और ये न्यू कंपनी बना देती हैं और इसको अमलगमेशन कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, इफ़ अ न्यू सी कंपनी लिमिटेड इज़ फॉर्म्ड। ये कब फॉर्म हुई? जब ए कंपनी टेक ओवर कर लेती है बी कंपनी को, विच आर एग्जिस्टिंग, ये दोनों एग्जिस्टिंग कंपनी है, ए और बी लिमिटेड। इट इज़ इंस्टेंस ऑफ अमलगमेशन, ये अमलगमेशन है। अब दोस्तों सिमिलर वर्ड एक एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसका मतलब क्या है? इसमें दोस्तों न्यू कंपनी फॉर्म नहीं होती, इसमें एग्जिस्टिंग कंपनी है वो परचेज कर लेती है दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को, इसको हम एब्सॉर्प्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा, इफ़ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी नेम्ड ए लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एब्सॉर्प्शन। जनरली द एब्जॉर्बिंग परचेजिंग कंपनी इज़ अ लार्ज कंपनी। जो एब्जॉर्ब करती है वो लार्ज कंपनी होती है और जो एब्जॉर्ब्ड हो जाती है यानी जो बिकती है वो स्मॉल कंपनी होती है। ये इसलिए बोला गया दोस्तों स्मॉल कंपनी और लार्ज कंपनी होती है क्योंकि लार्ज कंपनी ही स्मॉल कंपनी को ख़रीद पाएगी, छोटी ही कंपनी कोई छोटी कंपनी को नहीं खरीद पाती। बड़ी कोई कंपनी होगी जब भी किसी छोटी कंपनी को परचेज कर पाएगी। तो दोस्तों अब हम इनके ऑब्जेक्टिव्स और जान लेते हैं। टू एलिमिनेट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एंड रिवेरिल अमंग द अमलगमेटिंग कंपनीज। दोस्तों आप एक बार ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, आपको उससे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसमें देखते हैं रिकंस्ट्रक्शन। दोस्तों रिकंस्ट्रक्शंस क्या होता है? ये एक एंटायरली डिफरेंट नेचर का है। इसमें कंपनीज के कॉम्बिनेशन, इनका ऑब्जेक्ट ये नहीं होता कि हम कॉम्बिनेशन कर दें किसी कंपनीज को। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हैवी लॉसेस हो रहे हैं उनको राइट ऑफ कैसे किया जाए, उससे बचने के लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों रिकंस्ट्रक्शंस दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है? ये दोस्तों अमलगमेशन की तरह होता है लेकिन एग्जैक्टली अमलगमेशन नहीं होता। इसमें न्यू कंपनी फॉर्म होती है और दोस्तों जैसे ये हग लॉसेस सफ़र कर रही होती है जो कंपनी, उसको टेक ओवर कर लेती है। तो दोस्तों एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो गया। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है दोस्तों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये क्या है? ये दोस्तों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ना ही लिक्विडेशन होता है और ना ही फॉर्मेशन होता है न्यू कंपनी का टू टेक ओवर एनी एग्जिस्टिंग बिजनेस। ये अपना जो पहले वाला जो कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, ये अपनी इस लीगल एंटिटी को ही आगे बढ़ाती है, यही काम करती है जो करती रहती है। बस ये अपने कैपिटल में या अपनी लायबिलिटीज़ में थोड़ा रिडक्शन वगैरह कर देती है जिससे ये थोड़ा अपनी हैवी लॉसेस को थोड़ा कम कर सके। ये रीअरेंजमेंट कर देती है, आप ये कह सकते हैं रीअरेंजमेंट, जैसे रिडक्शन कर दिया शेयर कैपिटल में। तो दोस्तों आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वह अमलगमेशन ऑफ कंपनी। तो अमलगमेशन ऑफ कंपनी करने से पहले दोस्तों हमें दो चार बातें पता होनी चाहिए। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज में हम किस को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों सबसे पहला वर्ड आता है ट्रांसफरर कंपनी। ये ट्रांसफरर कंपनी कौन सी होती है दोस्तों? ट्रांसफरर कंपनी वो कंपनी होती है दोस्तों जो अमलगमेट होगी, यानी कि दो कंपनी हैं ए एंड बी, ये मर्ज होने जा रही हैं, इनका मर्जर होने जा रहा है, अमलगमेट होने जा रही हैं ये। तो
ए कंपनी बी कंपनी को टेक ओवर कर लेगी, यानी ए कंपनी आप ये कह सकते हैं लार्ज कंपनी है और बी कंपनी स्मॉल कंपनी है, तो बी को ही एक्वायर कर पाएगी ए कंपनी, तो बी कंपनी है ट्रांसफरर कंपनी। बी कंपनी को हम कहेंगे दोस्तों ट्रांसफरर कंपनी, और ए कंपनी को क्या कहेंगे? ट्रांसफरी कंपनी, क्योंकि इसने इसको एक्वायर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होना, ट्रांसफरी कंपनी कौन सी और ट्रांसफरर कंपनी कौन सी है। अगर दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज होगे तो फिर क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि ट्रांसफरर कंपनी कौन है और ट्रांसफरी कंपनी कौन है। अब दोस्तों अगर हम अमलगमेट करते हैं किसी भी कंपनी को, तो अमलगमेट दो तरीके से हो सकता है। अमलगमेशन दो तरीके से हम करेंगे, एक है नेचर ऑफ मर्जर और एक है नेचर ऑफ परचेज। तो अब हम इसमें क्वेश्चंस में दोस्तों हमें ये क्वेश्चन दिया होगा, उसमें हमें पता करना होगा कौन सा हमारा क्वेश्चन नेचर ऑफ मर्जर का है और कौन सा क्वेश्चन हमारा नेचर ऑफ परचेज का है। तो दोस्तों इनमें हम क्या अंतर आएगा, हम अगर नेचर ऑफ मर्जर की एंट्रीज करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम जनरल एंट्रीज करते हैं। अगर हमें अकाउंट्स बनाने को भी बोला हो तो हम अकाउंट्स बनाते हैं। अमलगमेशन के क्वेश्चंस में अगर हमें मान लीजिए ये क्या दिया गया है, हमने दो ए कंपनी ली है और बी कंपनी ली है, इनका अमलगमेट हो गया है, और अमलगमेट के बाद आप इनकी जनरल एंट्रीज कीजिए, अकाउंट बनाइए, और दोनों के आपको अकाउंट बनाने हैं या जनरल एंट्री करनी है। तो आप सबसे पहले तो बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ, अगर हम जनरल एंट्री कर रहे हैं दोस्तों तो हम सबसे पहले ट्रांसफरर कंपनी का अकाउंट्स बनाएंगे, ट्रांसफरर कंपनी के अकाउंट्स, जिसमें आप जनरल एंट्री कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। अगर हम ट्रांसफरर कंपनी के अकाउंट बनाएंगे तो जो ए कंपनी की जनरल एंट्री होंगी, सॉरी दोस्तों, जो जनरल एंट्री हम करेंगे वो नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज में दोनों में ही सेम होंगी, सेम एंट्री इन नेचर ऑफ मर्जर एंड नेचर ऑफ परचेज। लेकिन दोस्तों अगर हम ट्रांसफरी कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं तो जनरल एंट्री हो या अकाउंट हो, दोनों में अलग बनेंगे। यानी कि मान लीजिए दोस्तों आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, अगर उसमें अब आपको ट्रांसफर कंपनी के अकाउंट बनाने हैं और ट्रांसफरी कंपनी के, दो कंपनी मर्ज हुई हैं, अब आपको उसमें बोला गया दोनों मेथड से आपको बनाना है, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज। तो हम नेचर ऑफ मर्जर से बना लें या नेचर ऑफ परचेज से, ट्रांसफर कंपनी के अकाउंट सारे सेम बनेंगे, लेकिन ट्रांसफरी कंपनी के अकाउंट्स अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, नॉट सेम, और ये सेम बनेंगे दोस्तों इसके अकाउंट्स। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूँ जिससे आप पहचान पाएंगे क्वेश्चन नेचर ऑफ मर्जर का है या नेचर ऑफ परचेज का। अगर ये कंडीशन दोस्तों सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो आप मानेंगे ये क्वेश्चन नेचर ऑफ परचेज का है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये क्वेश्चन मानेंगे आप नेचर ऑफ मर्जर का है। तो कंडीशन दोस्तों कुछ इस प्रकार हैं, देखिए नेचर ऑफ मर्जर की ये आपको 5 कंडीशंस दिखाई हैं। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो ये क्वेश्चन नेचर ऑफ मर्जर का है, वरना ये क्वेश्चन नेचर ऑफ परचेज का कहलाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन है all assets and liabilities of the transfer company become after amalgamation the asset and liability of the transferee company। यानी कि जितनी भी assets and liabilities हैं ट्रांसफर कंपनी की, अमलगमेशन के बाद वो ट्रांसफरी कंपनी की हो जाएंगी। ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है? जो लार्ज कंपनी है, जिसने एक्वायर कर लिया है बिजनेस, जिसने परचेज कर लिया है, आप ये मान लीजिए इसको ट्रांसफरी कंपनी को, जो स्मॉल कंपनी है। अगली कंडीशन क्या कहती है दोस्तों, ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी दोस्तों तभी हम मर्जर का केस मानेंगे, वरना परचेज का। मान लीजिए उसमें 3 कंडीशन ही बन रही हैं टोटल, ये 2 कंडीशन दे नहीं रखी, तो हम इन 3 कंडीशन में से ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम इसको नेचर ऑफ परचेज मानेंगे, क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इनमें से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये क्वेश्चन नेचर ऑफ परचेज का, वरना नेचर ऑफ मर्जर का। अगली क्या कहती है दोस्तों, shareholder holding not less than 90% of the face value of the equity share of the transfer company other than equity share already held therein immediately before the amalgamation by the transferring company or its subsidiary or the nominees before equity shareholders of the transferring company by virtue of the amalgamation। यानी कि
जो 90% ऑफ द शेयर होल्डर हैं, 90% शेयर होल्डर जब हाँ भर देंगे, हाँ हम तैयार हैं अमलगमेशन के लिए, कौन सी कंपनी के? ट्रांसफरर कंपनी के। जब शेयर होल्डर हाँ भर देंगे, ट्रांसफरर कंपनी के जब शेयर होल्डर हाँ भर देंगे कि हम अपनी कंपनी को अमलगमेट करने के लिए तैयार हैं, तब दोस्तों ये मर्जर का केस है, वरना नहीं। अब अगली कंडीशन दोस्तों क्या है? द कंसिडरेशन फॉर द अमलगमेशन रिसीवेबल बाय दोज इक्विटी शेयर होल्डर्स of the transfer company who agree to become equity shareholder of the transferee company is discharged by the transferee company wholly the issue of equity share in the transferee company except that cash may be paid in respect of fractional share। यानी कि दोस्तों इस कंडीशन में कह रहा है, जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स हैं, वो शेयर होल्डर्स को वो उस कंपनी के शेयर तो दोस्तों अब ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि वो अमलगमेट होने जा रही है। तो जो ट्रांसफरी कंपनी है वो कंपनी अपनी कंपनी के शेयर्स जो ट्रांसफरर कंपनी है उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को दे, लेकिन कैश में नहीं, सिर्फ शेयर के बदले शेयर। वो दोस्तों शेयर कैसे भी हो सकते हैं, जैसे ये कह दे कि इसके 5 शेयर इसके 3 शेयर के बराबर हैं, मतलब हम 5:3 की रेशो में देंगे, 2:9 की रेशो में देंगे, रेशो कुछ भी हो सकती है दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये कंडीशन ये कहना चाह रही है कि शेयर के बदले उन्हें शेयर मिले। हाँ, पैसे हम, लेकिन कैश नहीं देना है किसी भी कीमत पे। कैश अगर कैश दे दिया तो नेचर ऑफ परचेज का है। कैश हम तभी दे सकते हैं कोई फ्रैक्शनल शेयर आ जाए जैसे, तो हम कैश देंगे वो चलेगा, वरना नहीं। फ्रैक्शनल शेयर जैसे दोस्तों कोई शेयर पॉइंट में आ जाए, जैसे 2.5 शेयर बन रहा है तो 0.5 की कोई शेयर होता नहीं है क्योंकि राउंड फिगर होते हैं शेयर, 1 शेयर या 2 शेयर, आधा शेयर नहीं होता, तो उस आधे शेयर को हम कैश में पे कर दें, ये चल सकती है कंडीशन। ठीक है दोस्तों। अब अगली कंडीशन क्या कहती है? द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन आफ्टर द अमलगमेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। और द लास्ट कंडीशन इज नो एडजस्टमेंट इन इंटेंडेड टू बी मेड to the book value of the asset liability of the transfer company when they are incorporated in the fractional financial statement of the transferee company except to ensure uniformity of the accounting policies। तो दोस्तों ये थी 5 कंडीशंस। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो ये केस मर्जर का है, वरना ये केस परचेज का है। तो दोस्तों अब इनमें एक बार डिफरेंस भी बताया हुआ है, कुछ हम डिफरेंस देख लेते हैं एक बार इनका। सबसे पहले नेचर ऑफ मर्जर। In such a case, there is a genuine pooling not merely of assets and liabilities of the amalgamating companies but also of the shareholders' interest. As such, the shareholder of the all transferor companies continue to have a substantial or proportionate share, the equity or management of the transferee company. और इसके अपोजिशन में क्या कह रहा है? In such a case, one company acquire another. As a consequence, the shareholder of the transferor company normally do not continue to have a proportionate share in the equity or management of the transferee company। यानी कि दोस्तों अगर परचेज कर लिया है बिजनेस को तो हम दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को शेयर क्यों देंगे? वो तो अब शेयर मार्केट से परचेज कर लेंगे। अगर हम परचेज कर रहे हैं किसी कंपनी को तो हम उसको शेयर के बदले शेयर थोड़ी दे रहे हैं, हमने तो पैसे दे के परचेज कर लिया है। और मर्जर में क्या किया दोस्तों? हमने उसको अपने शेयर्स के बदले शेयर्स दे दिए हैं, उसकी एसेट्स को ये मान लीजिए ले लिया, लाइबिलिटीज़ को ले लिया है, अपने हिस्से में ले लिया, मतलब हमारी कंपनी में मर्ज कर लिया है। अब सेकंड डिफरेंस क्या है? इन सच अ केस एसेट लाइबिलिटी एंड रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी आर रिकॉर्डेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी एट द एग्जिस्टिंग अमाउंट। जो बैलेंस शीट में अमाउंट है उसी अमाउंट को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। इसमें दोस्तों जो रिवाइज्ड वैल्यू है नेचर ऑफ परचेज में, रिवाइज्ड वैल्यू को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड पॉइंट कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस जो ट्रांसफ़र कंपनी का है या फिर कोई भी रिजर्व्स हैं वो हम अपने रिजर्व्स के अंदर मर्ज कर देंगे। और इसमें कहता है द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ और रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व आर नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। हम स्टैच्यूटरी रिजर्व को छोड़ के हम कोई भी रिजर्व को अपनी कंपनी में शामिल नहीं करेंगे या कोई भी प्रॉफिट और लॉस को। ठीक है दोस्तों।
ये नेचर ऑफ परचेज का केस है और ये नेचर ऑफ मर्जर का केस है। इसमें फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, इट इज़ ऑलवेज इंटेंड टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। ये कंपनी अपना बिजनेस चलाती रहेगी जब तक ये चलाना चाह रही है, मतलब कि इसका बिजनेस चलता रहेगा ट्रांसफरर कंपनी का। ट्रांसफरर कंपनी, ना कि ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस चलता रहेगा आगे और इसमें नहीं चला सकती वो अपना बिजनेस, क्योंकि इस कंपनी को दूसरी कंपनी ने परचेज कर लिया है। तो परचेज करने के बाद वो कंपनी कैसे चला सकती है? अब तो जिसने परचेज कर लिया वो कंपनी अपनी कंपनी के हिसाब से चलाएगी इसके बिजनेस को। ठीक है दोस्तों, अब कुछ हम आपको टर्म्स बता देते हैं, जैसे एसेट परचेज और बिजनेस परचेज में क्या अंतर होता है। एसेट परचेज, एसेट परचेज का मतलब दोस्तों हमने उसकी एसेट्स को परचेज कर लिया है। इट मीन्स ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग कैश बट एक्सक्लूडिंग द लाइबिलिटीज़ हैज़ बीन एक्वायर्ड, यानी कि लाइबिलिटीज़ को छोड़ के हमने एसेट्स को परचेज कर लिया। और बिजनेस परचेज का मतलब दोस्तों हमने एसेट्स भी और लाइबिलिटीज़ भी दोनों चीज़ें परचेज की हैं। अब दोस्तों लाइबिलिटीज़ एंड ट्रेड लाइबिलिटीज़ में क्या अंतर है। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है दोस्तों ट्रेड पेबल, डिवेंचर, लोन, बैंक, जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं सब आ जाएंगी। लेकिन ट्रेड लाइबिलिटी का मतलब होता है जो सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड लाइबिलिटीज़ हैं, सिर्फ वो कहलाती हैं ट्रेड लाइबिलिटीज़। दोस्तों अब लिखा हुआ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड फ्री रिजर्व्स। इसमें दोस्तों ये होता है कि जनरल रिजर्व है दोस्तों, हम ये कहाँ से बनाते हैं। जनरल रिजर्व हम प्रॉफिट में से बनाते हैं। डिविडेंड इक्विजेशन रिजर्व हम प्रॉफिट में से बनाते हैं। इंश्योरेंस फंड हम इन प्रॉफिट में से, जितने भी रिजर्व्स होते हैं दोस्तों हम प्रॉफिट में से बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं दोस्तों, ये दोस्तों आपको पता होगा, नॉर्मल सी बात है हमें क्यों बनाना है। जैसे इंश्योरेंस फंड है, हम इंश्योरेंस फंड इंश्योरेंस के लिए, ताकि कोई भी रिस्क को मैट करना पड़ जाए, हम इंश्योरेंस फंड में से यूज़ कर सकें। डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड रिजर्व ये इसलिए बनाया जाता है ताकि कंपनी डिविडेंड दे सके, या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्थिति में जब उसको ऐसा लगे वो दिक्कत में है या उसको प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ से वो पैसा यूटिलाइज कर सके, या फिर और जैसे जो रिजर्व दोस्तों जिस चीज़ के लिए होता है उसी चीज़ में काम करते हैं। अब दोस्तों एक बार आपको प्रॉफिट्स क्या क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइबिलिटीज़ में कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ होती हैं। जैसे मैं आपको बोल दूँ वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये एक लाइबिलिटी है दोस्तों, ना कि प्रॉफिट। तो दोस्तों आपको प्रॉफिट और लाइबिलिटीज़ में पता होना चाहिए क्या क्या प्रॉफिट और लाइबिलिटीज़ हैं। तो आप ये देख लीजिए, इनके नाम पढ़ लीजिए, ये लाइबिलिटीज़ हैं, ये रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं और ये प्रोविजंस हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। तो अब आगे देखते हैं, ये दोस्तों लाइबिलिटीज़ हैं, ये रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स हैं और ये प्रोविज़न एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। इनको दोस्तों आप ध्यान से देखना, वरना गलती होने के चांस पूरे पूरे रहते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं इनकी जनरल एंट्रीज़। जनरल एंट्रीज़ दोस्तों, जनरल एंट्रीज़ में दोस्तों मैंने आपको बताया था, चाहे नेचर ऑफ परचेज का बिजनेस हो या नेचर ऑफ मर्जर का, जनरल एंट्रीज ट्रांसफरर कंपनी में सेम होंगी। और ट्रांसफरर कंपनी कौन सी है, जो स्मॉल कंपनी है, यानी कि जो अमलगमेट हुई है। दो कंपनी अमलगमेट होती हैं, ए और बी कंपनी। जब दो कंपनी अमलगमेट हुई ए और बी, उसमें से ए ने टेक ओवर कर लिया इसका बिजनेस बी का, तो यानी ए कौन सी है, ट्रांसफरी कंपनी, और बी ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है दोस्तों, बी का बिजनेस टेक ओवर किया गया है, यानी बी स्मॉल कंपनी थी ये मान लीजिए आप, और ये लार्ज कंपनी, बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को ले लिया, एक्वायर कर लिया। अब दोस्तों इसकी जनरल एंट्री, सबसे पहली जनरल एंट्रीज दोस्तों, आप जनरल एंट्रीज से अकाउंट बना सकते हैं, अकाउंट से आप जनरल एंट्रीज बना सकते हैं, ये आपके ऊपर दोस्तों। आपने ये बहुत ही बेसिक चीज़ें पहले भी सीख रखी होंगी। तो सबसे पहली एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। जितनी भी एसेट्स हों दोस्तों आप उनको क्रेडिट कर दीजिए और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट। उसके बाद दोस्तों अगली एंट्री बनती है लाइबिलिटीज़, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज़ कौन सी होंगी दोस्तों, अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हम लाइबिलिटीज़ किस किस लाइबिलिटीज़ को लेंगे। लाइबिलिटीज़ आएंगी दोस्तों
आउटसाइड लायबिलिटीज़ जैसे डिवेंचर, ट्रेड पेबल, ये हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं। तो दोस्तों मैंने आपको 2 एंट्री बताई। पहली एंट्री एसेट्स को हम क्रेडिट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट से और लायबिलिटीज़ को डेबिट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट से। अब दोस्तों हमारी तीसरी एंट्री बनती है ट्रांसफरी कंपनी टू रियलाइजेशन। ट्रांसफरी कंपनी टू रियलाइजेशन, इसमें दोस्तों कौन सी अमाउंट आएगी? इसमें आएगी दोस्तों परचेज कंसिडरेशन की। जब परचेज किया गया है बिजनेस को ट्रांसफरर कंपनी के, ट्रांसफरी कंपनी ने, परचेज से दोस्तों मेरा मतलब है उसने शेयर्स के बदले शेयर ले लियो। अगर मर्जर का केस है तो शेयर्स के बदले शेयर्स दिए हैं, तो वो अमाउंट यहाँ आएगी उस कंपनी के नाम के साथ टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब दोस्तों अमाउंट आएगी दोस्तों, नाम नहीं आएगा अभी यहाँ पे। अब हम बताएंगे वो ट्रांसफर कंपनी ने उसको कैसे कैसे दिए। सबसे पहले हमने एसेट्स को क्रेडिट किया, फिर लायबिलिटीज़ को डेबिट किया। उसके बाद हमने बताया उसने कितने में बिजनेस को परचेज किया। ये परचेज कंसिडरेशन की एंट्री है। परचेज कंसिडरेशन के बाद हम बताएंगे उसको परचेज कंसिडरेशन किस किस फॉर्म में प्राप्त हुआ। तो दोस्तों उसे पैसे के रूप में प्राप्त हुआ, शेयर्स के रूप में प्राप्त हुआ टू ट्रांसफरी कंपनी, हम इस तरीके से बताएंगे। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कोई एसेट्स ट्रांसफरी कंपनी ने परचेज या एक्वायर नहीं की थी, तो हम उसको बेचेंगे। तो बेचेंगे दोस्तों, तो उसकी एंट्री आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी दोस्तों एसेट्स अकाउंट। एसेट्स बेची है ना हमने, तो बैंक में पैसे आ गए एसेट्स से। अब दोस्तों मान लीजिए हमने लॉस में बेच दी, हो सकता है दोस्तों हम जो एसेट्स है उसको लॉस में बेच दें, तो यहाँ लिख देंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। इफ़ लॉस, अगर प्रॉफिट हो जाए दोस्तों तो हम यहाँ लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ भी। इफ़ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है दोस्तों तो हमें बेचने पे, मान लीजिए एसेट्स थी 5 लाख की, हमने बेच दी 6 लाख में, तो 1 लाख का हमें प्रॉफिट हुआ ना। तो दोस्तों इसका मतलब है अगर ये एंट्री आएगी तो ये नहीं आएगी प्रॉफिट वाली, क्योंकि लॉस हो गया तो प्रॉफिट वाली थोड़ी आ सकती है, और प्रॉफिट वाली लिख देंगे तो लॉस वाली नहीं आएगी। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए कोई लायबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं ली, तो उस लायबिलिटीज़ को भी तो हम पेड ऑफ करेंगे। तो लायबिलिटीज़ को पेड ऑफ करेंगे दोस्तों, तो लायबिलिटीज़ की एंट्री क्या होती है, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से हमने पैसे पे कर दिए। अब दोस्तों हम मान लीजिए लायबिलिटीज़ को पे करने में हमें एक्सेस अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इफ़ एक्सेस अमाउंट पेड। अगर हम एक्सेस अमाउंट पे कर देंगे तो हम लिखेंगे ना दोस्तों। उम्मीद है मुझे दोस्तों आपको ये एंट्री भी समझ में आ गई होगी। मान लीजिए दोस्तों कोई जब कंपनी मर्ज हो रही थी तो कोई लिक्विडेशन एक्सपेंस हो गया, तो लिक्विडेशन एक्सपेंस को अब किस कंपनी ने बोर्न किया। अगर मान लीजिए वो एक्सपेंस ट्रांसफरी कंपनी ने बोर्न किया है तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर वो ट्रांसफरर कंपनी ने बोर्न किया है एक्सपेंस, यानी कि ट्रांसफरर कंपनी ने पेमेंट की है उस एक्सपेंस की, तो हम ये एंट्री करेंगे, ये लिक्विडेशन एक्सपेंस है, लिक्विडेशन एक्सपेंस ये पे कर दिया गया है, जो कि ट्रांसफरर कंपनी ने पे किया है। मान लीजिए दोस्तों कोई कंटीजेंट लायबिलिटी आ गई जो कि बैलेंस शीट में हमें नहीं दे रखी, तो उसकी एंट्री करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कंटीजेंट लायबिलिटी को पे करने की एंट्री है, लायबिलिटी। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, नहीं कंपनी को प्रॉफिट नहीं, अब जो हम रियलाइजेशन अकाउंट का हम अपना टोटल करेंगे। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो हम इक्विटी शेयर होल्डर में उस बैलेंस को बांट देंगे अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है। अगर लॉस होता है तो वो भी तो इक्विटी शेयर होल्डर में बटेगा,
उसको हम थोड़ी लेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है दोस्तों। ये दोनों हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट जब बना रहे हैं उसमें टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड का, तब ये है इफ़ प्रॉफिट, और ये एंट्री बनेगी इफ़ लॉस इन रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारी एंट्री होएगी जितनी भी ट्रांसफरर कंपनी के रिजर्व्स हैं, शेयर कैपिटल हैं, उन सबको हम शेयर होल्डर्स को दे देंगे, और शेयर होल्डर्स के जितने भी एक्सपेंसेस हैं या नेगेटिव बैलेंस है, सरप्लस है, वो सब ले लेंगे। और बाद में ये देखेंगे कि शेयर होल्डर्स को पैसे ज़्यादा मिले हैं कम मिले हैं। हमें ये भी तो देखना होगा जितने की उनकी लायबिलिटी थी या उनको पैसे मिलने चाहिए तो उतने मिले या नहीं मिले, देखेंगे ना। तो हम एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्विटी शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल वगैरह रिजर्व्स वगैरह हम शेयर होल्डर को दे देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड डेबिट, जितने भी दोस्तों डिविडेंट हैं, रिजर्व्स हैं, उन सबको हम डेबिट कर देंगे। सरप्लस, ये प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट है अगर, डेबिट, जितने भी रिजर्व्स प्रॉफिट्स हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। हम इन्हें शेयर होल्डर के अकाउंट में डाल देंगे सबको। अब दोस्तों मान लीजिए इक्विटी शेयर होल्डर को हमने रिजर्व्स प्रॉफिट सब बांट दिए, अब उन इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमें लॉस भी तो देना होगा उस कंपनी के, ट्रांसफरर कंपनी के हम लॉस भी तो देंगे। अब प्रॉफिट ले रहे हो तो अब लॉस नहीं लेंगे क्या भी, तो टू सरप्लस इफ़ लॉस टू शेयर इशू एक्सपेंस, अगर शेयर इशू एक्सपेंस है तो ये भी यही लेंगे। टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट है डिवेंचर पे, तो ये एंट्री आएगी दोस्तों। अब इसके बाद हमारी लास्ट एंट्री आती है दोस्तों। इस एंट्री को, ये ही एंट्री मेन है। अब आप शेयर होल्डर अकाउंट अगर बना रहे हैं तो शेयर होल्डर अकाउंट का आप टोटल कर दीजिए, बैलेंसिंग फिगर आपको पता लग जाएगी। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, अब दोस्तों ये एंट्री है किस चीज़ की, ये है कैश एंड शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर। हमने जो कैश और शेयर्स हैं वो हम शेयर होल्डर्स को देंगे, तो हम कैसे देंगे, इक्विटी बैंक के थ्रू दिया हमने या फिर शेयर्स के थ्रू दिया है, ट्रांसफरी कंपनी। तो दोस्तों ये एंट्री होती हैं ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक रह गया ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री होती है। इसकी बुक्स में दोस्तों सिर्फ 4 एंट्री होती हैं ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में, सिर्फ 4। और ये 4 एंट्री ही मेन होती हैं दोस्तों, और कुछ भी नहीं है, और चारों एंट्री सिंपल हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है इनमें। देखिए दोस्तों ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में एंट्री अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि हमने कितने में बिजनेस परचेज किया है, जितने में बिजनेस परचेज किया है हम उतने रुपए ट्रांसफरर कंपनी को दे रहे हैं, तो वो एंट्री आ जाएगी उतनी अमाउंट से, यानी कि परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट। अब दोस्तों दूसरी एंट्री क्या है, जितनी भी एसेट्स हैं, सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज़ टू बिजनेस परचेज, जितने में हमने बिजनेस को परचेज किया है, टू सरप्लसेस टू रिजर्व्स इन द केस ऑफ मर्जर। अगर ये मर्जर का केस है, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज 2 बताए थे ना दोस्तों मैंने, अगर ये मर्जर का केस है तो आपको सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री बिजनेस परचेज के बाद सरप्लस, रिजर्व्स, जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हैं वो सब यहाँ आ जाएंगे दोस्तों, जितने भी हैं। अब दोस्तों सरप्लस आएगा अपनी बुक वैल्यू पे, रिजर्व्स आएंगे एडजस्टेड वैल्यू पे, ये आपको ध्यान रखनी है, और एसेट्स और लायबिलिटीज़ तो दोस्तों अपनी बुक वैल्यू पे आते हैं। अब दोस्तों तीसरी एंट्री दोस्तों
उसमें हमें क्या बताएंगे, हम लिक्विडेटर्स को पैसे दे रहे हैं, लिक्विडेटर्स, जो लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफ़र कंपनी है, हम इनको पैसे दे रहे हैं या फिर शेयर्स दे रहे हैं। तो हम इनको मतलब क्या दे रहे हैं हम इनको, हमने इनको शेयर कैपिटल दी है, शेयर कैपिटल अकाउंट। 2, हमने इनको बैंक से पैसे दिए हैं। 2, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बैंक नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि परचेज़ का केस नहीं है, परचेज़ के केस में बैंक आता है ना, इसमें बैंक इसलिए नहीं आया क्योंकि परचेज़ का केस थोड़ी है, इसलिए हमने इनको शेयर के बदले शेयर दिए हैं, इसलिए दोस्तों ये एंट्री आई है। वैसे दोस्तों हम बैंक अकाउंट लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई वो फ्रैक्शनल में शेयर हो तो हमने कुछ पैसे तो बैंक से ही पे किए हैं, तो हम बैंक अकाउंट भी लिखेंगे इसमें भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ उसमें ही लिखेंगे, उसमें यानी परचेज़ की केस में। अब दोस्तों अब लास्ट में सिर्फ ये एंट्री आती है अगर कोई रिजर्व्स हैं या एक्सपेंसेस हैं, हम उनको राइट ऑफ कर देंगे। जो जनरल एक्सपेंस है, जनरल रिज़र्व है, हम उनको बैंक से पेमेंट कर देंगे। जनरल रिज़र्व को दोस्तों हम ख़त्म कर देंगे और शेयर इशू एक्सपेंस को टू बैंक अकाउंट, इनको दोस्तों हम राइट ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों हमारी ये एंट्रीज़ होती हैं ट्रांसफ़र ऑफ इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी मर्जर के केस में। इफ़ दोस्तों अगर ये केस मैं कहूँ परचेज़ का केस है तो दोस्तों सेम एंट्रीज़ होंगी ये सारी सेम, सिर्फ सेकंड एंट्री बदलेगी, सिर्फ सेकंड एंट्री। पहली एंट्री सेम होगी, तीसरी एंट्री सेम होगी, चौथी सेम होगी और पाँचवीं। सेकंड एंट्री में क्या चेंज होगा, सिर्फ दोस्तों रिज़र्व और सरप्लस नहीं आएंगे, लायबिलिटी और बिजनेस आएगा। यानी कि इफ़ इन द केस ऑफ परचेज सेकंड एंट्री different, all are same, all entry are same। तो सेकंड एंट्री क्या होगी दोस्तों, सेकंड एंट्री होगी दोस्तों सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज। सिर्फ इतनी एंट्री, सेकंड एंट्री आप मैच कर सकते हैं। इसमें टू रिजर्व और टू सरप्लस लिखा है, हम सिर्फ इसको नहीं लिखेंगे, बाकी हमारी एंट्री सारी सेम होएगी। और अब दोस्तों अगर बैलेंस क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो हमारी गुडविल बैलेंस इन फिगर है, अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो कैपिटल रिजर्व हमारी बैलेंस इन फिगर है। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब मैं अगली वीडियो में आपको इसका एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों आप हमारे अकाउंट्स की बात के चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी इसके बारे में पता लग सके। आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप कुछ और चैप्टर्स की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, या कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी चैप्टर में तो वो बताइएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी रिलेटेड डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से संबंधित तो आप हमें कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पे आप जाके अगर हमारी प्लेलिस्ट चेक करेंगे उसमें हमने कुछ चैप्टर्स की और भी वीडियो डाली हुई हैं, आपको वो भी देखने को मिल जाएंगी। आप देख के आपको पता लग सकता है वो कैटेगरी वाइज हैं, कौन से चैप्टर की कौन सी वीडियोज़ हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियोस को पसंद आ रही हैं तो आपको